हेलो दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि महाराज ने वेदांत को गिरफ्तार करके बंदी गृह में डालने का आदेश दे दिया था। इसके आगे हम इस एपिसोड में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं बेयर वुल्फ पार्ट 8। एक अंधेरी काल कोठरी में वेदांत आंखें मूंद कर ध्यानावस्था में शांत बैठे थे। मशाल की हल्की हल्की रोशनी उस अंधकार को भेद रही थी। सलाखों के बाहर खड़े दो सिपाही पहरा दे रहे थे। काल कोठरी का दरवाजा खुला और हल्के प्रकाश के साथ दो आकृतियां वहां उभरी। मंत्री जयसिंह ने और महाराज ने कारागार में प्रवेश किया और चुपचाप वेदांत की तरफ देखने लगे। वेदांत अभी भी आंखें मूंदे शांत बैठे थे। एकांत, महाराज ने तेज आवाज में कहा। उसका आदेश सुनकर दोनों सिपाहियों ने सर झुकाकर और बाहर निकल गए। जयसिंह ने जेल का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गए। आप सच में एक योगी हो शास्त्री जी। इतना सब होने के बाद भी इस कारागृह में आप ध्यान मगन बैठे हो, जयसिंह ने कहा। लेकिन वेदांत ने कोई उत्तर नहीं दिया और पहले की भांति ही मौन रहे। क्यों किया आपने ये? आप जानते थे उन्हें, फिर भी अनजान बने रहे और हमसे विश्वासघात किया आपने। बहुत विश्वास था हमें आप पर, जयसिंह ने दांत पीसते हुए कहा। मैंने किसी से कोई विश्वासघात नहीं किया, वेदांत ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। तो आपने हमसे ये बात क्यों छुपाई कि आप उन नरभेड़ियों को जानते नहीं हैं? महाराज ने गुस्से में भरकर कहा। क्योंकि महाराज, मैं नहीं चाहता था कि किसी भी प्रकार का भय या अशांति राज्य में उत्पन्न हो, वेदांत ने संयमित लहजे में जवाब दिया। कैसा भय शास्त्री जी? महाराज ने ऊंचे स्वर में कहा। सत्य तो यह है कि आपकी उन नरभेड़ियों के साथ मित्रता की वजह से आपने राज्य के साथ द्रोह किया है। आप जानते हैं आपके इस कृत्य के लिए आपको मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। मुझे अपने प्राणों का कोई मोह नहीं है, पर मैंने अपने राज्य के साथ कोई द्रोह नहीं किया है। मैं बस किसी तरह से इस संकट को टालना चाहता था जो अब युद्ध के रूप में हमारे सर पर आ खड़ा हुआ है, वेदांत ने कहा। अगर हम आपकी ये बात मान भी लें कि आप राज्य का हित चाहते थे, तो आपने हमसे बात छुपाई। क्या आवश्यकता थी इसकी? कहकर महाराज ने मुंह फेर लिया। आवश्यकता थी मनुष्य के भीतर का भय, वेदांत ने ठंडे लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर जयसिंह और महाराज की निगाहें उसकी तरफ घूम गईं। वेदांत ने कहना जारी रखा। अगर आपको और अन्य लोगों को इस बात का पता लगता कि इस प्रकार के मनुष्य जो कि हमसे अधिक शक्तिशाली हैं और भेड़ियों में परिवर्तित हो सकते हैं, तो अनर्थ हो सकता था। और ना चाहते हुए भी होली की रात्रि ये अनर्थ हो ही गया। उस रात घटी घटना के बाद लोगों के दिलों में डर बैठ गया था और ऐसे में इस बात का सामने आना भयंकर युद्ध और रक्तपात का कारण बन सकता था। इसीलिए मैंने यह बात किसी को बताने के स्थान पर खुद ही इसका निराकरण करना उचित समझा। और इसीलिए आप कल रात्रि वन में गए थे। तो क्या निराकरण किया आपने इसका? महाराज ने तंज कसते हुए कहा। महाराज, वो लोग इस वन को छोड़कर जाने को तैयार हैं, वेदांत ने कहा। लेकिन सब नहीं, जयसिंह ने उसकी बात काटते हुए कहा। हमें अपने सिपाहियों से सारी सूचना प्राप्त हो चुकी है और उसके अनुसार वह सभी लोग वन छोड़कर नहीं जा रहे। युद्ध तो अब स्वयं भावी है, परंतु उन्होंने कभी भी इंसानों पर हमला नहीं किया और आगे भी नहीं करेंगे, वेदांत ने कहा। और जो होली की रात हुआ वो क्या था? क्या आप इसका उत्तरदायित्व स्वयं पर ले सकते हैं कि पुनः आक्रमण नहीं करेंगे वे, जबकि वन में वे आप पर भी हमला करने को उतारू हो गए थे? महाराजा ने कुछ सोचते हुए कहा। शास्त्री जी, हम ऐसा समझते हैं कि आपने जो कुछ भी किया उसमें आपका इरादा गलत नहीं था
और वह प्रजा के हित में था। इसीलिए हम आपको प्राण दान देते हैं। मगर आपको हमें उन भेड़ियों की शक्ति का रहस्य हमें बताना होगा। राजा ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा। वेदांत हैरानी भरी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगा। फिर हंसते हुए स्पष्ट शब्दों में उसने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। वेदांत, आप समझते क्यों नहीं? हमें इस शक्ति की आवश्यकता है, अपने लिए नहीं अपितु अपने राज्य के लिए। हमारी दृष्टि से देखने का प्रयत्न कीजिए। कितने विदेशी हमलावर हमारे देश पर आक्रमण करके इसे बर्बाद करने का प्रयत्न कर रहे हैं और करते रहेंगे। परंतु ऐसी दिव्य शक्ति हमारे पास होगी तो हम देश की, अपनी प्रजा की रक्षा कर पाएंगे। राजा एक सांस में सब कुछ बोल गया। उसकी बात सुनकर वेदांत कुछ सोचते हुए कहा, महाराज, यद्यपि आपका विचार लोक कल्याण के हित में है, परंतु क्षमा कीजिए, मैं वचनबद्ध हूँ। मैंने अपने पिताश्री को वचन दिया था कि मैं ये रहस्य किसी के सामने उजागर नहीं करूँगा। और विश्वास कीजिए महाराज, यही सृष्टि के संतुलन के लिए भी ठीक है। फिर हमें इसका अफसोस रहेगा। राजा ने वेदांत की तरफ देखते हुए कहा और किसी के कुछ समझने से पहले ही म्यान से तलवार निकालकर वेदांत की गर्दन पर चला दी। उसकी गर्दन से खून की धार फव्वारे की भांति राजा और जयसिंह के चेहरे पर जा लगी। वेदांत का शरीर किसी कटे हुए पेड़ की तरह भूमि पर गिर पड़ा। यह आपने क्या किया महाराज? जयसिंह ने कांपते हुए शब्दों में पूछा। उसकी बात सुनकर राजा की गर्दन उसकी तरफ घूम गई। रक्त रंजित चेहरा और गुस्से से लाल आंखें देखकर जयसिंह को राजा में साक्षात शैतान नजर आ रहा था। उसे देखकर जयसिंह सहम कर चुप हो गया। उन आदम भेड़ियों पर हमले की तैयारी करो, एक भी जीवित नहीं बचना चाहिए। उनमें से और रक्षक कुल के सभी लोगों को पकड़कर हमारे सामने पेश करो। उनमें किसी न किसी को जरूर उस शक्ति के स्रोत के बारे में अवश्य पता होगा। राजा ने दांत पीसते हुए कहा और बाहर निकल गया। जयसिंह वहां पड़ी वेदांत की लाश को देखे जा रहा था। उसी रात सेना की बहुत बड़ी टुकड़ी हथियारों से लैस होकर दबे पांव जंगल में प्रवेश कर गई। प्रत्येक सैनिक के चेहरे पर डर के भाव थे। हवा अपनी गति से बहते हुए पत्तों से टकराकर शोर उत्पन्न कर रही थी। कुछ सैनिकों के निर्देश, जो कि पहले वेदांत के पीछे जंगल में आ चुके थे, से सभी उसी स्थान पर पहुंच गए जहां वेदांत उन भेड़ियों से मिला था। वो स्थान अत्यंत निर्जन था, जहां किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं हो रही थी। सैनिक वहां खड़े होकर अनिश्चितता से एक दूसरे के मुंह देखने लगे। फिर अपने नायक का आदेश पा उस स्थान से थोड़ा आगे बढ़े, पर उन्हें एक स्थान पर पेड़ों के मध्य गुफाएं और कबीलेनुमा बस्ती नजर आने लगी, जहां कुछ भेड़िए और इंसानों के मिले जुले पैरों के निशान दिखाई पड़ रहे थे। सिपाहियों ने उस जगह को चारों तरफ से घेर लिया। वहां मौजूद भेड़ियों को भी इंसानों की गंध आ गई। वो भेड़ियों का रूप लेकर गुफा से बाहर निकल रहे थे। तभी वो स्थान आग से धधक उठा। सिपाहियों ने कबीले के चारों तरफ आग लगा दी। एक दो भेड़िए आग को लांघकर बाहर निकले तो सिपाहियों की गोलियों का शिकार हो गए। हवा की तीव्र थपेड़ों से वो आग जंगल में फैलने लगी। भेड़ियों के साथ साथ जंगल के बाकी जानवर और वहां मौजूद सिपाही भी आग में फंस गए और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। थोड़ी देर में सारा जंगल धधकने लगा। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। बच्चे, औरतें और सभी आग में झुलसने लगे। ये देखकर रंभक तेजी से चलते हुए गुफा के अंदरूनी हिस्से में पहुंचा, जहां चांद की रोशनी एक छोटे से कुंड में पड़ रही थी। रंभक ने उस कुंड में हाथ डालकर चमकती हुई कोई चीज बाहर निकाली
और जोर जोर से कोई अजीब मंत्रों से उच्चारण करने लगा। मंत्रों के प्रभाव से आग धीरे धीरे शांत होने लगी। जंगल की आग शांत होते रंभक भयंकर क्रोध में भरकर अपना रूप बदलकर तेजी से बाहर निकला और जो भी उसके सामने पड़ा रंभक ने उसे अपने दांतों और नाखूनों से फाड़ डाला। उस रात जंगल में भीषण रक्तपात हुआ, पर बात जंगल तक नहीं रुकी। रंभक और उसके साथी राज्य में प्रवेश कर गए। इस सब से बेखबर नगर में लोग अपने अपने घरों में सुकून की नींद से सो रहे थे और मौत का रूप बने भेड़िए तेजी से उनकी ओर बढ़े चले आ रहे थे। थोड़ी देर में पूरा गांव भीषण चीखों से गूंज रहा था। सुबह होने को आई और धीरे धीरे सब शांत हो गया। गांव में चारों तरफ उधड़ी हुई लाशें और खून ही खून बिखरा पड़ा हुआ था। कुछ ऐसा हाल जंगल का भी था। भेड़ियों की और सिपाहियों की अधजली कटी फटी लाशें वहां हर तरफ बिखरी पड़ी थीं। रंभक ने चारों तरफ निगाहें घुमाईं, फिर तेज कदमों से चलते हुए रक्त में भीगी देह लिए कुंड में उतर गया। कुंड का पानी लाल हो चुका था, लेकिन जब रंभक उस कुंड से बाहर निकला तो वो बदल चुका था एक नर भेड़िए में। इस वीडियो को और रोमांचक बनाने के लिए मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी इसी में इंक्लूड कर रहा हूं, तो चलिए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है। ओह माय गॉड, जॉर्ज ने कहा। पर कुंड में नहाने पर वेयरवुल्फ कैसे बन गया? अभिमन्यु ने पूछा। इसके दो कारण थे। पहला ये कि जिस शक्ति का प्रयोग केवल नर भेड़ियों की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए था, उसका प्रयोग उन्होंने विनाश के लिए किया, विक्रम ने कहा। और दूसरा कारण? अभिमन्यु ने पूछा। और दूसरा कारण था उस पवित्र कुंड में निर्दोष लोगों का रक्त गिरना। उन निर्दोष गांव वालों का रक्त जो कि नाहक रंभक के हाथों मारे गए, उनका रक्त जैसे ही उस कुंड में गिरा, वहां उपस्थित सभी पवित्र आत्माएं वहां से पलायन कर गईं और पीछे छोड़ गईं वह भयावह श्राप जिसे हम लोग आज भी भुगत रहे हैं, विक्रम ने भावुक होकर कहा। और वो श्राप क्या था? अभिमन्यु ने पूछा। श्राप ये था, जिस चंद्रमा की वो उपासना करते थे, उसी चांद की रोशनी पड़ने पर वो भयावह आदम भेड़िए में बदल जाएंगे और इस प्रक्रिया में उन्हें मौत की जितना कष्ट भोगना पड़ता है, विक्रम ने कहा। पर गलती तो दोनों तरफ से हुई थी ना, फिर श्राप सिर्फ एक को ही क्यों? मीरा ने कुछ देर बाद कुछ पूछा। विक्रम ने उसकी तरफ देखा, फिर व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा, अक्सर हम देख ही नहीं पाते हैं कि कोई क्या सजा पा रहा है। उसकी बात सुनकर सोनम कुछ बेचैन सी हो गई। विक्रम ने सबकी तरफ एक निगाह डाली, फिर खुद को संयत करते हुए कहा, यह श्राप सिर्फ उन भेड़ियों के लिए नहीं था, बल्कि इसका खामियाजा इंसानों ने भी उतना ही भुगता है। कितना रक्तपात हुआ, कितने इंसानों की जान गई, इसकी कोई गणना नहीं। उसके बाद क्या हुआ? अभिमन्यु ने पूछा। उसके बाद 3 रातों तक प्रीतमगढ़ की सरहद पर बसे गांवों पर कहर बरसा। रात तो रात, दिन में भी लोग घरों से बाहर निकलने से घबराने लगे। सैनिक वन में जाने के नाम से भी भयभीत थे। जिन सैनिकों ने उन नर भेड़ियों से टक्कर ली, वो भी सभी मारे गए, क्योंकि उनके हथियार वगैरह सभी बेकार साबित हो रहे थे। फिर अमावस्या आई, उसकी वजह से सब शांत हो गया। रात के समय राजा अपने महल के कक्ष में बैठा शराब पीते हुए झरोखे से बाहर फैले अंधेरे को देखे जा रहा था। तभी एक सैनिक ने आकर सूचना दी कि मंत्री जयसिंह उससे मिलना चाहते हैं। अंदर भेजो उन्हें, राजा ने कहा। महाराज की जय हो, जयसिंह ने अंदर आकर कहा। आइए जयसिंह जी, आपके इतनी रात गए, आपके यहाँ आने का कारण हम जानते हैं। राज्य के अंदर
जो कुछ भी हो रहा है, राजा ने कहा। जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण आप ही हैं महाराज, जयसिंह ने लरजते हुए गले से कहा। उसकी बात सुनकर राजा ने अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, फिर हाथ में पकड़ा हुआ गिलास फेंककर तेजी से जयसिंह को उसके दोनों कंधों से पकड़ लिया। हाँ हाँ, सच कह रहे हो तुम सच कह रहे हो। सब मेरी ही गलती है, सब मेरी ही तो है। राजा पागलों की तरह बोले ही जा रहा था, फिर घुटनों के बल बैठकर बच्चों की तरह बिलखने लगा। सब मेरी ही वजह से तो हो रहा है जयसिंह, सब मेरी। परंतु आप जानते हैं ना, हमें वह शक्ति अपने लिए नहीं अपितु राज्य के लिए चाहिए थी। पता नहीं हमसे कृत्य कैसे हो गया, हम हैवान कैसे बन गए। राजा कहते हुए रोए जा रहा था। उसे इस तरह देखकर जयसिंह ने सांत्वना से उसके कंधे पर हाथ रखा। राजा ने गर्दन उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर पागलों की तरह बोलने लगा। तुम यहां से चले जाओ जयसिंह, मैं हत्यारा हूं, हत्यारा हूं मैं। हाँ, जाओ जाओ, चले जाओ तुम यहां से। कहते हुए वह रोने लगा। जयसिंह उसे उसके हाल पर छोड़कर महल से बाहर निकल गया। शशि परेशान हुआ घर में इधर उधर घूम रहा था। उसे वेदांत की कैद में होने और सरहदी गांव में हो रहे भीषण रक्तपात की सूचना मिल चुकी थी। 3 दिनों से वह परेशान था और वेदांत को कैद से निकालने की युक्ति सोच रहा था। उसे अपने घर के बाहर घोड़ों की रुकने की आवाज आई। उसने दरवाजा खोलकर देखा तो जयसिंह द्वार पर खड़ा था। उसे देखकर शशि को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने किसी तरह खुद को संभाला और संयत होकर कहा, आपने इतनी रात्रि को छोटे लोगों के घर आने का कष्ट क्यों किया? मंत्रीवर, आपने हमें बुला लिया होता। हम आपके तंज को समझ रहे हैं शशि। क्या हम भीतर आ सकते हैं? मंत्री ने हताश और ग्लानि भरे स्वर में कहा। शशि बिना कुछ कहे एक तरफ को हट गया। मंत्री अंदर आकर बिना कुछ कहे सर झुकाकर खड़ा हो गया। शशि उसे देखे जा रहा था। वो ज्यादा देर खामोश नहीं रह पाया और गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, क्यों किया आपने ये मंत्रीवर? कितना विश्वास करते थे गुरुजी आप पर, और आप उन्हें ही। जो कुछ भी हो रहा है उसके उत्तरदायी आप ही हैं। शशि के ये वचन सुनते ही जयसिंह अंदर तक कांप गया। यही वचन उसने वेदांत से कहे थे। वह सही तो कह रहा है, इस सब का दोषी मैं ही तो हूं, जयसिंह ने मन में कहा। मौन क्यों हैं आप? बोलिए, शशि ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। वेदांत शास्त्री अब नहीं रहे, कहते हुए जयसिंह की आंखों से आंसू लुढ़क गए। उसकी बात सुनकर शशि एकदम स्तब्ध हो गया। महाराज के हाथों वेदांत की हत्या। इतना सुनते ही शशि की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। मैं उस राजा और उसके राज को नष्ट कर दूंगा, शशि गुस्से से कहने लगा। मैं उसे श्राप देता हूं। नहीं शशि, नहीं, कृपया ऐसा ना कीजिए, कहते हुए जयसिंह उसके कदमों में गिर पड़ा। महाराज तो अपने अपराध का दंड पहले ही भुगत रहे हैं। वो आत्मग्लानि से विक्षिप्त हो चुके हैं। पूरा राज्य इन नरभेड़ियों के श्राप से ग्रस्त है। कृपया हमारी सहायता कीजिए, जयसिंह ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। किस अधिकार से आप मुझसे सहायता मांग रहे हैं? क्या चाहते हैं आप कि मैं आपकी सहायता करूं और गुरुजी की तरह आप भी मुझे? कहकर शशि रो पड़ा। पूरे राज्य में भय व्याप्त हो गया है। ऐसा लगता है देव हमसे रुष्ट हो गए हैं। हर तरफ मृत्यु तांडव कर रही है। बस आप ही हमारी अंतिम आशा हैं। शशि, बचा लीजिए इस राज्य को, जयसिंह ने अर्ध भाव से कहा। शशि अभी भी क्रोध में था, पर संभल चुका था। ये मेरे अकेले के वश में नहीं है मंत्रीवर। इस कार्य के लिए हमें रक्ष कुल के अन्य लोगों की सहायता चाहिए होगी, उसने कहा। ठीक है,
हम जल्द से जल्द अपने और अन्य सभी राज्यों से रक्षकों को बुलाने का प्रबंध करते हैं, जयसिंह ने खड़े होते हुए कहा और तेजी से बाहर की ओर निकल गया। शशि कुछ विचार करता हुआ उसे जाते हुए देख रहा था। 2 दिन के बाद जयसिंह के अनुरोध पर लगभग सारा रक्षक कुल एकत्र हो गया। सभी वेदांत की हत्या से रुष्ट थे। कुछ लोगों में इस बात की नाराजगी भी थी कि वेदांत ने उनसे नर भेड़ियों का सच छुपाया था, पर शशि और जयसिंह के अनुरोध पर सभी लोगों की रक्षा के लिए इस कार्य के लिए तैयार हो गए और सबने अपनी अपनी शक्ति और ज्ञान के अनुसार तैयारियां शुरू कर एक महाअनुष्ठान का आरंभ कर दिया। 5 दिन 5 रात लगातार चले इस यज्ञ के बाद सबको उम्मीद थी कि वो अपनी शक्तियों से इस विपदा पर विजय प्राप्त कर लेंगे। चांद फिर से अपनी कलाओं में विस्तार से आसमान में स्पष्ट रूप से नजर आने लगा था। रक्षकुल के लोग जंगल से लगे गांव में उन नर भेड़ियों का इंतजार करने लगे और एक रात अचानक भयानक कुर्राहट के साथ कुछ भेड़िए गांव में प्रवेश कर गए, पर उनका सामना इस बार रक्षकों से हुआ और उनमें भीषण युद्ध छिड़ गया। रक्षक अपनी मंत्र शक्ति और मंत्रित हथियारों से उन पर वार करने लगे। उनके वारों से भेड़िए परेशान हो रहे थे, पर उन्हें कोई विशेष हानि नहीं पहुंच रही थी। भेड़ियों ने अपने नाखून से उन्हें फाड़ डाला। उस रात किसी गांव वाले की जान नहीं गई, पर रक्षकों के छितरे हुए शरीर वहां बिखरे पड़े थे। समस्या अब और भी विकट हो चुकी थी। पहली बार किसी विपदा का निदान रक्षक कुल के पास नहीं था। सभी चिंता मग्न हुए जयसिंह की हवेली में बैठे थे। तभी दौड़ते हुए शशि ने वहां प्रवेश किया। आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी, जानने के लिए जुड़े रहिए राजकुमार के साथ। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारी वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिले।